नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक प्रजापत है। मैं मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में, जो कि पोस्ट कोविड फेज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। यदि हम बात करें उन लोगों की जो पहले से अस्थमैटिक हैं और कोविड के दौरान उनको कोविड की इन्फेक्शन हुई और उसके बाद उनके सिम्टम्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, तो ऐसे लोगों को अपनी रेगुलर जांच, जो फेफड़ों की जांच होती है जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग कहते हैं, वो करवानी चाहिए, ताकि उनके जो एस्थमा के सिम्टम्स हैं और जो एस्थमा का कंट्रोल है उसके बारे में जानकारी मिल सके और उससे रिलेटेड पर्याप्त ट्रीटमेंट वो प्राप्त कर सकें। हम यदि बात करें ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में ओवरऑल, तो ब्रोंकियल एस्थमा में जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स में सांस का फूलना, खांसी आना, छाती में जकड़न होना, चेस्ट पेन होना, या फिर छाती में से सीटी जैसी आवाज़ आना जिसे हम वीजिंग कहते हैं, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर होते हैं। अब एस्थमा भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन होता है चाइल्डहुड ऑनसेट एस्थमा, जिसमें कि बचपन से ही जब छोटे होते हैं हम, तभी से कुछ सिम्टम्स, एलर्जिक सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो जब हम बड़े होते हैं तब तक परसिस्ट करते हैं और वो धीरे धीरे सिम्टम्स जो है बढ़ते चले जाते हैं। यदि इन सिम्टम्स को कंट्रोल ना किया जाए तो ये अनकंट्रोल्ड एस्थमा में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद एक स्टेज आती है जब वो सीवियर एस्थमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एस्थमा को अर्ली स्टेज पर पकड़ना और उसका उचित इलाज करना, ताकि वो अनकंट्रोल्ड या सीवियर एस्थमा वाली स्टेज में ना पहुंच पाए। उसके लिए ज़रूरी है हमें इस बीमारी के बारे में जानकारी होना। यदि हमें इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम है तो हमें तुरंत अपने चेस्ट फिजिशियन से जाके परामर्श लेना चाहिए। चेस्ट फिजिशियन से परामर्श के बाद जो भी मेडिसिन्स एडवाइस की जाती हैं, जो भी टेस्टिंग करवाई जाती हैं, जिनमें चेस्ट एक्सरे है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग है, या फिर अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है तो जो पीक फ्लो मीटर्स की रीडिंग्स हैं उनके बेसिस पे हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे हमें जानकारी होती है कि हमें एस्थमा है। और यदि एस्थमा हमें निकल के डायग्नोज हो जाता है तो जो एस्थमा के लिए थेरेपीज़ हैं, जो मोस्ट कॉमन थेरेपीज़ हैं, उनमें इन्हेलर थेरेपी का सबसे अहम रोल होता है, जो कि एक सोशल डायलेमा है कि अगर हम इन्हेलर यूज़ करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है, जिसके कारण से काफ़ी सारे लोग अपने बच्चों को इन्हेलर नहीं देना चाहते। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हेलर यूज़ ही नहीं करना चाहते, ये सोच के कि हमें उसकी आदत हो जाएगी और हमें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। यदि आपका एस्थमा अर्ली स्टेज में कंट्रोल हो जाता है फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन से ही, तो आपको आगे की जो नेक्स्ट स्टेप की मेडिसिन हैं, जो ओरल स्टीरॉयड्स हैं, जिनके इतने भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यदि आप इस चीज़ से अवेयर रहते हैं कि आपके एस्थमा के सिम्टम्स को आप जल्दी से पकड़ें, उसका इलाज जल्दी शुरू करें और उस इलाज को रेगुलर लेते रहें, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहती है। जो आपके बच्चे स्कूल जाने के दौरान जो उनको दिक्कतें आती हैं, जो खेलने के दौरान दिक्कतें आती हैं, उन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती है और बच्चों का जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होता है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे देश में जिनको ब्रोंकियल एस्थमा है और जो इन्हेलर्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हेलर का यूज़ करने से कोई आदत हो जाती है या इनके कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी यही इस वीडियो के थ्रू गुजारिश है सभी दर्शकों से कि यदि आपको एस्थमा है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए अपने इन्हेलर्स का, अपने डॉक्टर के द्वारा जो भी दिया गया परामर्श है उसको फॉलो करें और अपनी मेडिसिन्स का उपयोग करें। धन्यवाद।